हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हमने नई यूनिट स्टार्ट करी थी इंस्ट्रूमेंटेशन, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट किस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा था। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने इंस्ट्रूमेंट के बारे में जो है वो देखा था। उसके साथ ही हमने क्लासिफिकेशन देखा था कि डिफरेंट टाइप के जो है इंस्ट्रूमेंट को किस तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं तो इन इंस्ट्रूमेंट्स को जो इस्तेमाल करते हैं उसमें हमें किस प्रकार से जो है डिफरेंट सिग्नल्स को एज आ इनपुट हम रिसीव करते हैं और प्रोसेस करके, ठीक है, ऑटोमेशन में या कह लीजिए उन सिग्नल्स को अदर सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए किस प्रकार के डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है, किस तरीके से जो डिफरेंट सिग्नल्स होते हैं या कह लीजिए एनर्जी होती है एक प्रकार से दूसरे फॉर्म में किस तरीके से चेंज करके उनको मेजर किया जाता है, वो हम किस डिवाइस के थ्रू करते हैं उसकी हम बात कर रहे थे। तो बेसिकली हम बात कर रहे थे ट्रांसड्यूसर की। ट्रांसड्यूसर का क्लासिफिकेशन हमने जो है प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ था कि किस तरीके से ट्रांसड्यूसर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा हुआ था कि आपका पावर जनरेशन के बेस पे कितना कौन कौन से ट्रांसड्यूसर होते हैं। बात करें तो हमने एक्टिव ट्रांसड्यूसर के बारे में या सेल्फ जनरेटिंग टाइप, जहाँ पे आपका जो पावर होता है वो इनपुट सिग्नल से ही जो है आपका आउटपुट सिग्नल जनरेट हो जाता है, यानी कि हमें कोई एक्सटर्नल पावर देने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे जैसे आपका पीजो इलेक्ट्रिक, थर्मोमेट्रिक और थर्मोकपल के बारे में डिस्कस करा था। उसके बाद बात करें तो पैसिव ट्रांसड्यूसर के बारे में, जहाँ पे हमें एक्सटर्नली पावर सप्लाई करना पड़ता है या कह लीजिए अलग सोर्स से पावर को सप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। इसमें हमने एलवीडीटी, थर्मिस्टर और रेजिस्टेंस थर्मोमीटर के बारे में आपको बताया था। उसके बाद बात करें तो आउटपुट के बेस पे कि जो हमारा आउटपुट सिग्नल होगा, जैसे कि हम किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, यही बेसिकली ट्रांसड्यूसर हमारा काम करता है। अब वो जो एनर्जी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चेंज होती है वो किस प्रकार के सिग्नल्स को एज आ आउटपुट देता है ट्रांसड्यूसर, अगर हम उसकी बात करें, तो यहाँ पे जो है दो तरीके के क्या नाम है सिग्नल्स आपको देता है। एक तो होता है एनालॉग सिग्नल, जो कि आप अपने क्या नाम है एनालॉग सिग्नल्स जो है अगर उसके बेस पे हम क्लासीफाई करेंगे तो आपका थर्मिस्टर हो गया, थर्मोकपल हो गया, स्ट्रेन गेज या एलवीडीटी हो गया। अगर हम बात करें डिजिटल ट्रांसड्यूसर के बारे में, तो यहाँ पे आपको क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक आउटपुट मिलता है वो डिजिटल फॉर्म में मिलता है, उसको यानी कि एक तरीके से कहिए तो पल्सेस के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। इसके बेस पे आपका अगर हम क्लासीफाई करें तो टरबाइन फ्लो मीटर जो है इसका एक एग्जाम्पल है। उसके अलावा हमने अदर क्लासिफिकेशन देखा था ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल। तो अगर यहाँ पे बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल के बेस पे अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो हमने वेरिएबल रेजिस्टेंस देखा था। वेरिएबल रेजिस्टेंस टाइप में आपका स्ट्रेन गेज, प्रेशर गेज, उसके अलावा थर्मिस्टर, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, फोटो कंडक्टिव सेल, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। उसके अलावा वेरिएबल इंडक्टेंस की बात करें, फिर एलवीडीटी, ईडी करंट, रिलक्टेंस पिकअप, वेरिएबल कैपेसिटेंस, इसी तरीके से फिर वोल्टेज जनरेटिंग टाइप और वोल्टेज डिवाइडर। तो ये जो है हमने थोड़ा सा ब्रीफ क्लासिफिकेशन ट्रांसड्यूसर के डिस्कस करे थे। अब बात करते हैं पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर की। तो अगर हम बात करें पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर की, तो देखिए ये जो होते हैं आपके पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, इसमें क्या होता है कि ये एक क्रिस्टलाइन मटेरियल होते हैं,
तो क्रिस्टलाइन मटेरियल्स को जब हम कोई भी क्या नाम है फोर्स अप्लाई करते हैं इन मटेरियल्स पे, या किसी तरीके का स्ट्रेन डेवलप करते हैं, स्ट्रेस लगाते हैं, तो इन मटेरियल्स के कुछ पर्टिकुलर सरफेसेस के बीच में क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है आपका, अगर हम बात करें पीजो इलेक्ट्रिक में, तो एक तरीके से जब भी आप कोई भी फोर्स या स्ट्रेस जो है इस क्रिस्टल के अपोजिट सरफेसेस पे, कोई भी पर्टिकुलर सरफेस पे जब आप अप्लाई करते हैं, तो उससे क्या होता है, इन सरफेसेस के बीच में एक आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। और यही पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, आपका जो आपका क्रिस्टल होता है उसके थिकनेस में जैसे ही चेंज होता है, उसके अकॉर्डिंग आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो है इन क्रिस्टल के सरफेसेस के बीच में डेवलप होने लगता है। इस तरीके से क्या होता है, जो आपका क्रिस्टल होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस उस क्रिस्टल के एक्सिस पे आपको जो है देखने को मिलता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो भी आपकी थिकनेस होती है आपके क्रिस्टल की, और उस थिकनेस पे जो अप्लाइड फोर्स होता है, वो फोर्स का अमाउंट जिस रेट में अप्लाई होता है, या कह लीजिए स्ट्रेस जिस रेट में अप्लाई होता है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो है सरफेस के बीच में वो वैरी करने लगता है। अगर बात करें तो इसीलिए जो क्रिस्टल इस तरीके की प्रॉपर्टी शो करते हैं कि मतलब उनके पर्टिकुलर सरफेसेस पे लोड अप्लाई करने पे या स्ट्रेस जनरेट करने पे उनके सरफेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाए या इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएं, उनको हम क्या बोलते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक तरीके से आपका एक पीजो इलेक्ट्रिक डिवाइस आपको दिया गया है, जिसमें क्या है, ऊपर आपके मेटल इलेक्ट्रोड लगे हैं, ठीक है, पैरेलल सरफेस पे, क्रिस्टल के पैरेलल सरफेस पे मेटल इलेक्ट्रोड लगे हैं। और ये क्या करते हैं, जैसे ही आपने फिक्स मैग्नीट्यूड का कोई भी फोर्स अप्लाई किया ऊपर से, यहाँ पे आप मान लीजिए एफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रोड पे, तो ये क्या हो जाते हैं, फोर्स के प्रोपोर्शनली ये क्या करते हैं, खुद को इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो मतलब ये जो फोर्स अप्लाई होती है उसी के प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं। अब जैसे जैसे अच्छा देखिए, साथ ही साथ जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के डायरेक्शन पर भी डिपेंड करता है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ वो किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है इस पर भी डिपेंड करता है, और उसी हिसाब से जो है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। तो मान लीजिए कि Q जो है आपका, अगर चार्ज है, या कह लीजिए आपका, तो बात करें एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ दिस पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल कि जो फोर्स अप्लाई होती है उसी के अकॉर्डिंग जो है इसमें चार्ज जो है, या कह लीजिए जो वोल्टेज है उन सरफेस के बीच में अप्लाइड फोर्स और उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो है जनरेट होता है। तो अगर हम बात करें रिलेशंस की, तो मानिए कि एक क्यू फोर्स जो है, क्यू चार्ज, वो हमारा क्या है, अप्लाइड फोर्स एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जहाँ पे क्यू आपका क्या हो जाएगा, जो चार्ज है वो कूलाम में अगर हम कंसीडर करें, और जो फोर्स आपने सरफेस पे अप्लाई किया है क्रिस्टल के, एफ से डिनोट करते हैं कि यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, क्रिस्टल की सेंसिटिविटी हो जाएगी। मतलब किस तरीके से क्रिस्टल जो है आपका
रिएक्ट करता है अप्लाइड फोर्स को, ठीक है। तो इसकी यूनिट अगर हम मान के चलें कूलाम पर न्यूटन, तो जो आपका सेंसिटिविटी ऑफ अ क्रिस्टल है वो क्या करता है, आपके किस तरीके का क्रिस्टल है उस पर डिपेंड करता है। साथ ही साथ जो एजेस हैं वो किस तरीके से कट करी गई हैं इस पर भी आपका सेंसिटिविटी ऑफ द क्रिस्टल डिपेंड करता है। तो अगर इस तरीके से जो आपका रिलेशन है एफ और क्यू के बीच में, वो यहाँ से आपको मिलता है Q इक्वल टू के इंटू एफ, वेयर Q इज चार्ज इन कूलाम, K इज सेंसिटिविटी, क्रिस्टल सेंसिटिविटी, एंड F इज अप्लाइड फोर्स ऑन द एज ऑफ या फेस ऑफ क्रिस्टल, ठीक है। अब अगर बात करें अप्लाइड फोर्स की, तो देखिए अप्लाइड फोर्स की अगर बात करें तो ये आपके जो क्रिस्टल की थिकनेस है, एज की थिकनेस, उस पर भी डिपेंड किस तरीके से करता है। अगर हम यंग मॉडुलस की बात करें तो ये आपका होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब आपको पता है स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अप्लाइड फोर्स। स्ट्रेस क्या होता है, किसी भी बॉडी का इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स होता है, जो भी फोर्स या जो भी प्रेशर उस पर अप्लाई किया गया रहता है उसके अगेंस्ट में, है ना। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो स्ट्रेस हमारा क्या हो जाता है, फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। स्ट्रेन की बात करें तो ये आपका होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो यहाँ पे आपकी थिकनेस, जैसे जैसे आप क्रिस्टल के एज पे फोर्स अप्लाई करेंगे उस तरीके से आपके क्रिस्टल की जो फेस होगा उसकी डायमेंशन या थिकनेस चेंज होगी। तो जो चेंज आता है थिकनेस में, मान लीजिए वो आपका डेल टी है, और जो ओरिजिनल थिकनेस है क्रिस्टल की वो टी है। तो यहाँ से यंग मॉडुलस जो है वो क्या होता है आपका एफ बाई ए अपान डेल टी बाई टी। तो अगर यहाँ से आप अप्लाइड फोर्स को देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा ए इंटू यंग मॉडुलस अपान डेल टी बाई इंटू डेल टी बाई टी। अब देखिए आपको पता है कि V इक्वल टू क्या होता है, Q बाई सी, ठीक है। यानी कि जो आपका चार्ज होता है इलेक्ट्रोड पे वो वोल्टेज के अकॉर्डिंग किस तरीके से चेंज होता है, आपको ये रिलेशन जो है पता होगी कि Q इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज इनटू सी कैपेसिटेंस, ठीक है। अब यहाँ से आपको वोल्टेज क्या मिल जाएगा, Q बाई सी। इसी तरीके से अगर हम बात करें कैपेसिटेंस की, तो आपका क्या होता है, कैपेसिटेंस इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाई टी, जहाँ पे ए क्या होता है आपका एरिया और टी क्या होता है थिकनेस, ठीक है। तो अगर हम जो है इन रिलेशंस को कंबाइन करें तो आपको यहाँ से वी नॉट क्यू की वैल्यू आपको पता है कि अगर हम यहाँ से C की वैल्यू को क्या पुट कर सकते हैं, तो आपका C इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट आर ए बाई टी। तो यहाँ पे Q बाई C की जगह आप इसको रख सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें तो Q इक्वल टू क्या होता है, K इंटू अप्लाइड फोर्स F, ठीक है। Q इक्वल टू K इंटू अप्लाइड फोर्स F जो हमने फर्स्ट देखा था। तो वहाँ से आप K इंटू अप्लाइड फोर्स F लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, K इंटू अप्लाइड फोर्स F, और F C की वैल्यू आप रखेंगे एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ए, और ये जो T है ये ऊपर चला जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, के एफ इंटू टी टोटली। अब देखिए यहाँ से जो वोल्टेज हमारा निकल के आ रहा है
उसमें आपको के वाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर जो है ये आपको पूरा कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो इसको मिला के हम एक कांस्टेंट बना लेते हैं जी, ठीक है। और प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया इक्वल टू हमारा होता है प्रेशर। तो यहाँ से जो आपको वोल्टेज मिलेगा या आउटपुट वोल्टेज मिलेगा अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट में, वो हमारा क्या मिल जाएगा, जी इंटू टी इंटू पी, ठीक है। ये जो हमने फोर्स अप्लाई किया था क्रिस्टल के फेस पे, उसके रिस्पेक्ट में कितना जो है क्रिस्टल के फेस के बीच में आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ या वोल्टेज क्रिएट हुआ, वो हमें यहाँ से वी नॉट के फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर जी की बात करें तो जी आपका क्या है, ये आपका वोल्टेज सेंसिटिविटी है, ठीक है, कि किस तरीके से वोल्टेज कितना सेंसिटिवली चेंज हो रहा है, ठीक है, कितने स्मॉल फोर्स एप्लीकेशन पे आपका वोल्टेज चेंज हो रहा है। तो जिसके जो यूनिट है वो आपको मिल जाएगी वोल्टेज मीटर पर न्यूटन में, और पी जो है ये अप्लाइड प्रेशर ऑन द फेस ऑफ क्रिस्टल, इसकी यूनिट आपकी हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए जो हमारे पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक आपका होता है नेचुरल और दूसरा होता है सिंथेटिक क्रिस्टल। तो नेचुरल में जो आपका आता है वो क्वार्ट्ज और टर्मेलाइन आता है, ठीक है। अब जो नेचुरल होते हैं वो एक तरीके से उनमें इलेक्ट्रिक लीकेज काफ़ी कम होता है, और अगर बात करें तो जब भी आप जो है हाई इम्पीडेंस एम्पलीफायर जो है इनपुट करते हैं, तो ये क्या करते हैं कि मेजरमेंट में स्लोली जो है मेजरमेंट में जो आपके डायमेंशंस होते हैं उनको मेजरमेंट के लिए जो वेरिएबल पैरामीटर्स होते हैं उनके मेजरमेंट में जो है स्लोली मेजरमेंट में काफ़ी सपोर्टिव होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। वैसे भी बात करें तो ये हायर टेम्परेचर पे जो आपके नेचुरल क्रिस्टल होते हैं वो हायर टेम्परेचर को पे भी ऑपरेट कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो है शॉक्स में भी सस्टेन कर सकते हैं। वहाँ बात करें अगर इसके अगेंस्ट में सिंथेटिक की, तो ये आउटपुट तो आपका इनपुट के रिस्पेक्ट में हायर आउटपुट देते हैं, अप्लाइड स्ट्रेस के रिस्पेक्ट में ये आपको हायर आउटपुट देंगे, और सेंसिटिविटी भी इनकी नेचुरल से अधिक होती है। लेकिन क्या होता है कि ये हाई मैकेनिकल स्ट्रेन को जो है बियर नहीं कर सकते हैं, और क्या होता है कि इनमें जो है कॉन्टीन्यूअस फ्रैक्चर हाई स्ट्रेस पे जनरेट हो जाता है। तो मतलब कि एक तरीके से जो आपका सिंथेटिक क्रिस्टल्स होते हैं इसमें जैसे ही आपका अप्लाइड जो फोर्स है या स्ट्रेस है उसकी वैल्यू जब बढ़ती जाती है तो इसमें जो क्रैक्स होते हैं, जो फ्रैक्चर होते हैं या डिटोरिएशन रेट होता है वो सिग्निफिकेंटली काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है, मतलब कि जल्दी ही डिटोरिएट हो जाते हैं। अगर बात करें तो नेचुरल में आपका क्वार्ट्ज आता है, टर्मलाइन आता है, और सिंथेटिक की बात करें तो इसमें आपका जैसे रोसेल साल्ट हो गया, लिथियम सल्फेट हो गया, अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट हो गया, जिसको आप अमोनियम डाईफॉस्फेट भी बोलते हैं, ठीक है, एडीपी बोलते हैं, एथिलीन डायामीन टार्ट्रेट यानी कि ईडीटी जिसको आप बोलते हैं, उसके बाद पोटेशियम टार्ट्रेट डीकेटी, ये सब क्या हैं आपके सिंथेटिक हैं। अब जो सिंथेटिक होते हैं एक्चुअली में उनकी प्रॉपर्टीज़ क्रिस्टल टू क्रिस्टल जो है वो वैरी करती है। वैसे अगर बात करें तो टर्मलाइन की, तो ये लीस्ट एक्टिव आपका लीस्ट केमिकली एक्टिव आपका क्रिस्टल होता है, जबकि जो टार्ट्रिक एसिड होता है वो आपका टार्ट्रिक होता है वो आपका मोस्ट एक्टिव होता है इलेक्ट्रिकली, मतलब कि इलेक्ट्रिकल रिस्पांस उसका काफ़ी फास्ट होता है। जैसे ही आपने लोड अप्लाई किया या फोर्स अप्लाई किया क्रिस्टल के सरफेस पे, वो तुरंत जो है रिस्पॉन्सिव रहता है, और आपका जो टर्मलाइन होता है उसका रिस्पांस काफ़ी वीक होता है।
अगर बात करें हम डिसएडवांटेज की, तो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल जो हैं उनका जो हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पांस होता है वो अच्छा नहीं होता है। मतलब हाई फ्रीक्वेंसी पे इनका रिस्पांस आपको बेटर नहीं मिलता है, ठीक है। आउटपुट जो है हाइयर रहता है। उसके अलावा फेज शिफ्ट जो है वो नेग्लिजिबल होता है। ये कुछ जो है आपके डिसएडवांटेज होते हैं। इनकी स्मॉलर साइज़ भी एक तरीके से इनका डिसएडवांटेज ही है। एप्लीकेशन की बात करें तो इनको आप एक्सेलेरोमीटर में, प्रेशर सेल्स में या फोर्स सेल्स में इनका इस्तेमाल आप देखने को आपको मिलेगा। अगर हम पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स के एडवांटेज की बात करें तो इनका सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि हाई फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए, ये हाई फ्रीक्वेंसी एक्सेलरेशन मेजरमेंट के लिए काफ़ी सूटेबल होते हैं। हाइयर आउटपुट के लिए एक्चुअली में जो हमने अभी पहले डिस्कस किया था वो एडवांटेज ही था, वहाँ पे गलत लिखा हुआ है कि डिसएडवांटेज है। इनका हाइयर आउटपुट होता है। हाइयर आउटपुट का मतलब देखिए क्या होता है कि आपने फोर्स अप्लाई किया, अब अगर आपको आउटपुट लो मिलेगा तो उनका मेजरमेंट काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। आपको मेजरमेंट के साथ साथ उनका एनालिसिस करना भी आसान नहीं होगा। लेकिन अगर आपको आउटपुट जो है हाई मिलता है तो वहाँ पे आप आसानी से उसका एनालिसिस कर सकते हैं, उन डाटा का एनालिसिस कर सकते हैं। क्या हमने फोर्स अप्लाई किया ये आप कन्वर्ट करके पता कर सकते हैं। साथ ही साथ डाटा को सही से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और सही से जो है आप सिग्नल्स को कन्वर्ट करके अप्लाइड फोर्स की वैल्यू को पता कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज हमारा ये होता है कि यहाँ पे आपको पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मिलते हैं वो हाई मैग्नीट्यूड के सिग्नल्स आपको गेन होते हैं। सबसे दूसरा इनका एडवांटेज है, इनका शेप जो है ये दृढ़ होते हैं। साथ ही साथ इनका साइज़ छोटा होता है। तो साइज़ छोटा होने से इनको कहीं भी आसानी से हम कैरी कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जिससे कि हमें जो शेप है, जो डिफरेंट आप सेंसिंग डिवाइसेस बनाते हैं उसके इस्तेमाल से जो शेप है उनका काफ़ी कॉम्पैक्ट रहता है, कैरी करने में दिक्कत नहीं होती है, ज़्यादा वेट नहीं होता है। बहुत से एडवांटेज होते हैं इनके शेप की वजह से। उसके अलावा बात करें तो इनमें फेज शिफ्ट नगण्य होता है। मतलब कि अगर फेज शिफ्ट नहीं होगा तो आपको एग्जैक्ट सेम सिग्नल सेम फेज में मिल जाएगा। तो डाटा जो सिग्नल्स एनालिसिस हैं वो करने में आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी और आप आसानी से जो है उस डाटा को एनालाइज कर पाएंगे कि किस तरीके का लोड जो है अप्लाई किया जा रहा है और उसको आप सिग्नल्स को देख के ही आसानी से अप्लाइड फोर्स की वैल्यू को एसेस कर पाएंगे। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि अगर जब तक लोड अप्लाई नहीं होगा तब तक आप मेजरमेंट नहीं कर सकते। मतलब कि कोई फिक्स्ड बॉडी है या कोई कांस्टेंट बॉडी है तो उसमें जो है आप मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे। जब तक क्रिस्टल पे फोर्स अप्लाई नहीं होगा, लोड अप्लाई नहीं होगा, स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा, तब तक आप कोई भी मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। दूसरा एडवांटेज, जैसा कि डिसएडवांटेज मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारे सिंथेटिक क्रिस्टल्स होते हैं वो क्या करते हैं, हाई एम्पलीट्यूड के लोड को या फोर्स को या स्ट्रेस को बियर नहीं कर सकते हैं और आसानी से जो है उनका डिटोरिएट हो जाते हैं। मतलब कि जैसे ही जिस अमाउंट में आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ लोड बढ़ती जाती है, वो मैग्नीट्यूड ऑफ लोड बढ़ता जाता है या मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस बढ़ता जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो ये क्रिस्टल्स होते हैं आपके पीजो इलेक्ट्रिक, इनका डिटोरिएशन रेट बढ़ता जाता है। मतलब एक्सेलरेटेड फॉर्म में डिटोरिएट होते जाते हैं। जैसे जैसे आप लोड अप्लाई करेंगे और लोड की मैग्नीट्यूड बढ़ेगी उस हिसाब से ये क्या करेंगे, एक्सेलरेटेड फॉर्म में डिटोरिएट होते जाएंगे। यानी कि लोड की वैल्यू अगर आप कॉन्स्टेंटली भी बढ़ा रहे हैं तो
जो डिटेरिएशन होगा वो काफ़ी तेज़ होता है। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।